जरा कल्पना कीजिए कि हमारे सामने मेज पर जो दुनिया का नक्शा रखा है वो भूगोल की कोई आम किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि वो एक क्राइम सीन है। अच्छा, एक क्राइम सीन। मतलब शुरुआत ही इतनी रहस्यमयी। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है ना कि नक्शे पर दिखने वाले ये पहाड़, नदियां और देशों की सीमाएं बस प्राकृतिक रूप से वही मौजूद हैं। जैसे कोई एक्सरे मशीन हो जो बिना किसी छेड़छाड़ के सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखा रही हो। ये तो है। हम मान लेते हैं कि भूगोल बहुत ही ठोस और स्थिर विज्ञान है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये लकीरें पहाड़ों और नदियों को देखकर नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर लोगों के लालच, उनके युद्धों और उनके खौफ के आधार पर खींची गई हों? देखिए, इस नजरिए से नक्शे को देखना शुरुआत में थोड़ा असहज जरूर कर सकता है, लेकिन जब हम 20वीं सदी के इतिहास को गहराई से देखते हैं तो ये भ्रम पूरी तरह टूटने लगता है। भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या कहाँ है, बल्कि ये भी तय करता है कि किसका किस पर अधिकार होना चाहिए। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। हम द जियोपॉलिटिक्स रीडर नाम के एक बेहद दिलचस्प स्रोत के पन्नों में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इतिहास में साम्राज्यवाद के दौर से लेकर आज के पर्यावरण संकट तक दुनिया के नक्शे को बार बार कैसे और क्यों मिटाकर दोबारा बनाया गया। बिल्कुल। और खास तौर पे उन स्नातक छात्रों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा इन जटिल सिद्धांतों को बहुत ही सरल रूप में सामने रखेगी। तो चलिए इस गहरे पानी में छलांग लगाते हैं। इस किताब के शुरुआती पन्नों में ही एक फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको का जिक्र आता है। वो सत्ता और ज्ञान के रिश्ते की बात करते हैं। ये भू राजनीति से कैसे जुड़ता है? फूको का विचार इस पूरे विषय की नींव है। इसे ऐसे समझिए, जो लोग सत्ता में होते हैं वे दुनिया को अपने तरीके से परिभाषित करने की ताकत रखते हैं। वे एक विमर्श या नैरेटिव गढ़ते हैं जिसे पूरा समाज एक अकाट्य सच मान लेता है। यानी जो ताकतवर है उसी की बात सच है। एकदम सही। इस किताब के अनुसार जियोपॉलिटिक्स कोई निष्पक्ष विज्ञान नहीं है। ये असल में साम्राज्यों और शक्तिशाली देशों द्वारा गढ़ी गई एक कहानी है, जिसका इस्तेमाल वे अपनी विस्तारवादी नीतियों को सही ठहराने के लिए करते हैं। मतलब जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर हमला करता है तो वो उसे लूटमार नहीं कहता। तो क्या कहता है? वो उसे भौगोलिक अनिवार्यता या सुरक्षा की जरूरत का नाम देता है। अरे बाप रे! मतलब अगर मैं किसी की जमीन छीनना चाहती हूँ तो मैं पहले एक ऐसा विज्ञान या सिद्धांत गढ़ूंगी जो ये साबित करे कि मेरा ऐसा करना प्रकृति के नियम के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और यही तो 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। वर्तमान नक्शे के इस क्राइम सीन को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब यूरोपीय साम्राज्यों ने इसे खींचना शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य और जर्मन राज्य के बीच की प्रतिद्वंद्विता वाला दौर। बिल्कुल। वहीं से आधुनिक भू राजनीति का जन्म होता है। उस समय के रणनीतिकारों ने दुनिया को ऊपर से देखने वाली एक ईश्वरीय दृष्टि अपना ली थी, जिसे गॉड्स आई व्यू कहते हैं। ये मुझे मोनोपोली या शतरंज के उस खेल की याद दिलाता है, जहां कुछ एलीट राजनेता बंद कमरों में सिगार पीते हुए पूरी दुनिया को एक गेम बोर्ड की तरह देखते हैं। वे मोहरों को यहाँ वहाँ खिसकाते हैं, लेकिन उन मोहरों के नीचे जो असली इंसान रह रहे हैं, उनकी जिंदगी, उनकी संस्कृति, वो सब उनके लिए अदृश्य है। शतरंज का ये उदाहरण इस स्थिति को समझने के लिए बहुत ही सटीक है, क्योंकि उस समय के सिद्धांतकार वाकई देशों को सिर्फ मोहरें ही मानते थे। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हेलफोर्ड मैकिंडर को ही लें। 1904 में उन्होंने एक मशहूर सिद्धांत दिया, हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड मतलब हृदय? हाँ, उन्होंने दुनिया के नक्शे को देखा और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को हार्टलैंड करार दिया, दुनिया का धड़कता हुआ दिल। लेकिन एक मिनट, 1904 में ही क्यों? ऐसा क्या बदल रहा था जिससे ब्रिटेन को अचानक ये सिद्धांत गढ़ने की जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, सदियों से ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि उसके पास सबसे मजबूत नौसेना थी, समुद्र पर उसका पूरा कब्जा था। लेकिन 1904 के आसपास रेलवे का जाल तेजी से बिछ रहा था। ओहो, ट्रेनें आ गई थीं। हाँ, और मैकिंडर को डर था कि अगर रूस या जर्मनी जैसी जमीनी ताकतें रेलवे के जरिए पूरे यूरेशिया को जोड़ लेंगी तो ब्रिटेन की नौसेना का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र था वो? उन्होंने कहा, जो पूर्वी यूरोप पर राज करेगा वो हार्टलैंड पर राज करेगा, जो हार्टलैंड पर राज करेगा वो पूरे वर्ल्ड आइलैंड यानी यूरेशिया और अफ्रीका पर राज करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड पर राज करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा।
सच में। तो उन्होंने अपनी नौसेना की कमजोरी की दर को एक वैश्विक वैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया। उन्होंने दुनिया की सारी जटिलताओं, वहां रहने वाले करोड़ों लोगों को बस एक गणितीय फॉर्मूले में समेट कर रख दिया। ये वाकई डरावना है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक विचार जर्मनी में आकार ले रहा था। जर्मनी के विचारकों जैसे फ्रेडरिक रैट्सेल और कार्ल हाउसहोफर ने जियोपॉलिटिक नाम से एक नई धारा शुरू की। उन्होंने जीव विज्ञान और भूगोल को आपस में मिला दिया। जीव विज्ञान और भूगोल, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? उनका तर्क था कि राज्य कोई निर्जीव चीज नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी है, एक ऑर्गेनिज्म। और जैसे किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन और जगह चाहिए होती है, वैसे ही एक राज्य को भी जिंदा रहने के लिए अपनी सीमाएं फैलानी होंगी। तो अगर राज्य एक जीव है और वो नहीं फैलेगा तो वो मर जाएगा। और इसी तर्क ने उस खौफनाक विचार को जन्म दिया जिसे बाद में एडोल्फ हिटलर ने अपना लिया है ना? लेबेंसराउम, जिसका मतलब है जीवित रहने के लिए स्थान। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोली गए। लेबेंसराउम की इस अवधारणा ने भूगोल को सीधे तौर पर नस्लवादी और श्वेत वर्चस्ववादी विचारधाराओं के साथ जोड़ दिया। बहुत ही भयानक। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इसी सिद्धांत का सहारा लेकर ये तर्क दिया कि आर्यन जर्मन नस्ल श्रेष्ठ है और उसे फलने फूलने के लिए अन्य तथाकथित निचली जातियों की जमीनों पर कब्जा करने का पूरा प्राकृतिक अधिकार है। ज्ञान और सत्ता के इसी गठजोड़ ने इतिहास के सबसे भयानक जनसंहारों और द्वितीय विश्व युद्ध को एक छद्म वैज्ञानिक आधार दिया। तो नक्शे पर खींची गई रेखाएं केवल स्याही नहीं थीं, उन लाखों लोगों का खून था जिन्हें उस राज्य रूपी जीव का पेट भरने के लिए कुर्बान कर दिया गया। खैर, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शतरंज का ये खेल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। बिल्कुल, कई पुराने साम्राज्य ढह गए थे। हाँ, अब दुनिया का नक्शा कई रंगों से सिमटकर केवल दो मुख्य रंगों में बट गया। एक तरफ पूंजीवादी पश्चिम और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पूर्व। और इस नए द्विध्रुवीय विश्व में जो शीत युद्ध का दौर था, भूगोल और विचारधारा इस कदर आपस में गुद गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो गया। 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने एक भाषण दिया जिसे ट्रूमन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसमें क्या खास था? दरअसल ग्रीस में एक स्थानीय गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन ट्रूमन ने उसे पूरी दुनिया के लिए एक वैचारिक लड़ाई बना दिया। उन्होंने इसे स्वतंत्रता बनाम अधिनायकवाद का रूप दे दिया। अचानक से पूरी दुनिया केवल अच्छे और बुरे के दो स्पष्ट खांचों में बांट दी गई। और मुझे यकीन है कि सोवियत संघ ने भी चुपचाप ये सब नहीं देखा होगा। उनका अपना कोई विमर्श, कोई कहानी रही होगी। निश्चित रूप से सोवियत संघ के रणनीतिकार आंद्रे ज़दानोव ने जवाब में दो खेमों का सिद्धांत पेश किया। उनका नैरेटिव था कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक साम्राज्यवादी और अलोकतांत्रिक खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और दूसरा साम्राज्यवादी विरोधी और लोकतांत्रिक खेमा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। दोनों ने अपने अपने नैरेटिव सेट कर लिया। हाँ, दोनों ही महाशक्तियों ने एक दूसरे के डर से रणनीतियां बनानी शुरू की। अमेरिका में जॉर्ज कैनन ने कंटेनमेंट या घेराबंदी की नीति बनाई। उनका मानना था कि सोवियत संघ एक ऐसी संक्रामक बीमारी की तरह है जिसे हर हाल में फैलने से रोकना होगा। मुझे यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। जब दुनिया को सिर्फ वॉशिंगटन और मॉस्को के चश्मे से एक श्वेत श्याम नजरिए से देखा जाने लगा, तो उन देशों का क्या हुआ जो इस शतरंज के बोर्ड के बीच में फंसे थे? आप तीसरी दुनिया की बात कर रही हैं। हाँ, जिसे हमने थर्ड वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया। क्या इस महाशक्ति की होड़ ने वियतनाम, कोरिया या अफ्रीकी देशों की स्थानीय वास्तविकताओं और उनकी अपनी आवाज को पूरी तरह कुचल नहीं दिया? यही तो शीत युद्ध की भू राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इन देशों को केवल अमूर्त मोहरों के रूप में देखा गया। महाशक्तियों की नज़र में इनकी अपनी कोई पहचान थी ही नहीं। ये बस वह मैदान थे जहां अमेरिका और सोवियत संघ अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी सोच से डोमिनोज थ्योरी का जन्म हुआ। डोमिनोज थ्योरी मतलब अगर एक देश कम्युनिस्ट बन गया तो उसके पड़ोसी देश भी गिरते हुए पत्तों या डोमिनोज की तरह एक एक करके कम्युनिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क था या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खौफ था? देखिए, ये मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक खौफ ही था, लेकिन इस खौफ का वास्तविक दुनिया पर बहुत विनाशकारी असर पड़ा। इस सिद्धांत के कारण नीतियां बनाने वालों ने अपनी तर्कशीलता खो दी। वो कैसे? उदाहरण के लिए अमेरिका में मैकार्थीवाद का दौर आया। इस दौरान जो अधिकारी या विद्वान चीन या वियतनाम की स्थानीय भाषा, संस्कृति और इतिहास के वास्तविक विशेषज्ञ थे,
उन्हें कम्युनिस्ट समर्थक बताकर उनके पदों से हटा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने उन लोगों को ही नौकरी से निकाल दिया जो वास्तव में उस जमीन को समझते थे। ठीक यही हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि महाशक्तियों ने ऐसे भयानक युद्ध लड़े, जैसे वियतनाम में, जहां उन्हें स्थानीय जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा ही नहीं था। वे वियतनामियों के राष्ट्रवाद को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे, क्योंकि वे सिर्फ अपने दिमाग में चल रहे डोमिनोज को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक गलत भौगोलिक सिद्धांत ने लाखों लोगों की जान ले ली। ये इस बात का सबसे डरावना उदाहरण है कि कैसे एक गलत नैरेटिव जब सत्ता के हाथ में जाता है तो तबाही मचाता है। खैर, इसके बाद 1989 और 91 के आसपास एक और बड़ा भूचाल आया। सोवियत संघ का पतन हो गया। बर्लिन की दीवार भी गिर गई। हाँ, अब शतरंज के बोर्ड का एक पूरा हिस्सा ही गायब हो गया। मेरा सवाल यह है कि जब दुश्मन ही नहीं रहा तो विजेताओं ने इस नए खालीपन को कैसे भरा? सोवियत संघ के पतन ने पश्चिमी देशों में एक अजीब तरह का अर्थ का संकट पैदा कर दिया। वे दशकों से खुद को सोवियत संघ के दुश्मन के रूप में परिभाषित कर रहे थे। अब वो क्या थे? उनकी पहचान ही छिन गई। विचार था फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत का सिद्धांत। इतिहास का अंत सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म खत्म हो गई हो और अब सिर्फ क्रेडिट रोल चल रहे हो। क्या उनका मतलब ये था कि अब दुनिया में कोई उथल-पुथल नहीं होगी? उनका दावा कुछ ऐसा ही था। फुकुयामा का तर्क था कि पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र और मुक्त बाजार पूंजीवाद ही मानव विकास का अंतिम और सबसे श्रेष्ठ रूप है। अच्छा। उनके अनुसार वैचारिक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और पश्चिमी मॉडल जीत गया था। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया इसी मॉडल को अपना लेगी। लेकिन ये तो बहुत ही भोलापन था। मतलब इंसानी फितरत इतनी आसानी से तो शांत होती नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इसीलिए जल्दी ही एक यथार्थवादी सिद्धांत सामने आया। एडवर्ड लुटवॉक ने भू अर्थशास्त्र या जियो इकोनॉमिक्स का विचार दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है, उसने सिर्फ अपना रूप बदला है। हाँ, अब देश एक दूसरे से सैन्य हथियारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो व्यापार, वाणिज्य और तकनीक के मैदान में लड़ेंगे। अरे वाह! तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ऐसा लगता है जैसे सैन्य जनरलों की जगह अब कॉर्पोरेट सीईओ और वैश्विक बैंकरों ने ले ली है। एकदम सही। जहां पहले तोपों और मिसाइलों से हमले होते थे, वहां अब आयात शुल्क, व्यापारिक प्रतिबंधों और सप्लाई चेन को रोकने की धमकियों से युद्ध लड़े जाते हैं। जब हम खबर पढ़ते हैं कि किसी देश ने माइक्रोचिप्स की निर्यात पर रोक लगा दी है, तो वो महज व्यापार नहीं है, वो आज की भू अर्थशास्त्र की मिसाइल है। आप इसे बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। इसी दौरान नव उदारवाद का उदय हुआ। IMF और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दुनिया भर की सीमाओं को खोलना शुरू किया। लेकिन ये सब इतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना फुकुयामा ने सोचा था। शांतिपूर्ण तो इंसान कभी रहा ही नहीं। सही कहा। इसी समय सैमुअल हंटिंगटन ने एक और सिद्धांत दिया, सभ्यताओं का टकराव। ये नाम ही अपने आप में एक संघर्ष को बुलावा दे रहा है। हंटिंगटन को मानना था कि भविष्य के युद्ध राजनीतिक विचारधाराओं या अर्थव्यवस्थाओं के बीच नहीं होंगे। उनके अनुसार दुनिया अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक सभ्यताओं में बटी है, जैसे पश्चिमी, इस्लामी या चीनी सभ्यता, और इनके बीच का अंतर कभी मिट नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सत्ता को अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए हमेशा एक दुश्मन की तलाश रहती है। पहले वो दुश्मन एक अलग विचारधारा थी, अब वो एक अलग संस्कृति बन गई। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बुनियादी चीज को नजरअंदाज किया जा रहा था। ये सारा खेल जिस बोर्ड पर खेला जा रहा था, यानी हमारी पृथ्वी, वो खुद इन नीतियों के बोझ तले दबने लगी थी, जो हमें हमारी चर्चा के सबसे ज्वलंत हिस्से की ओर ले जाता है, पर्यावरणीय भू राजनीति। हाँ, 20वीं सदी के अंत तक ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई को छिपाना नामुमकिन हो गया। वैश्विक पर्यावरण नाम का एक नया विमर्श पैदा हुआ और इसके साथ ही एक नया डर बेचा जाने लगा। डर? कैसा डर? हमारे स्रोतों में रॉबर्ट कपलान के एक लेख आने वाली अराजकता का विस्तार से विश्लेषण है। कपलान ने एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश की कि कैसे गरीब देशों में जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण का क्षरण और संसाधनों की कमी राष्ट्रों के पतन का कारण बनेगी, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष होंगे। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक पर्यावरण की बात करते हैं तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर पृथ्वी को बचा रही है। तो क्या पर्यावरण के नाम पर भी कोई
भू राजनीतिक खेल चल रहा था। क्या अमीर देशों ने इसे भी एक हथियार बना लिया? यहीं पर स्रोतों में वंदना शिवा जैसी विचारकों का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इस तथाकथित वैश्विक प्रयास की सच्चाई उजागर की और इसे ग्रीन इंपीरियलिज्म या हरित साम्राज्यवाद का नाम दिया। हरित साम्राज्यवाद, ये कैसे काम करता है? उनका तर्क ये था कि जब अमीर उत्तरी देश यानी ग्लोबल नॉर्थ किसी चीज को वैश्विक पर्यावरण की समस्या घोषित करते हैं, तो असल में वे दक्षिणी देशों यानी ग्लोबल साउथ के संसाधनों पर अपना अधिकार जता रहे होते हैं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब उत्तरी देश कहते हैं कि अमेज़न के जंगल पूरी दुनिया की संपत्ति है, तो वे असल में उस जमीन पर ताला लगा रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन जब बात अपने कारखानों से निकलने वाले धुएं को कम करने की आती है, तो वे जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। यही हरित साम्राज्यवाद का मुख्य बिंदु है। सत्ता की इस नई व्यवस्था में उत्तरी देशों ने दुनिया भर के संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार तो ले लिया, लेकिन सारा प्रतिबंध और जिम्मेदारी विकासशील देशों पर थोप दी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने तर्क दिया कि गरीब देशों को अब औद्योगिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा है, जबकि खुद उत्तरी देशों ने सदियों तक पर्यावरण को नष्ट करके ही अपनी अमीरी खड़ी की थी। ये पुराने उपनिवेशवाद का ही एक नया हरा भरा संस्करण था। ये सच में चौंकाने वाला है। पुराना उपनिवेशवाद कहता था हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं, और नया उपनिवेशवाद कह रहा है हम तुम्हें और तुम्हारे संसाधनों को बचाने आए हैं। लेकिन जहां भी ऊपर से सत्ता थोपी जाती है, वहां नीचे से आवाज भी उठती है। बिल्कुल उठती है। हमारे स्रोतों का अंतिम हिस्सा इसी विपरीत भू राजनीति या एंटी जियोपॉलिटिक्स यानी जमीनी स्तर के प्रतिरोध के बारे में है। जब शतरंज के प्यादे अचानक ये समझने लगते हैं कि वे प्यादे हैं और वे खेल के नियम मानने से इनकार कर देते हैं। इतिहास केवल जनरलों और संधियों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने इस प्रभुत्व को चुनौती दी। इसका एक शानदार वैचारिक उदाहरण एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म है। उन्होंने क्या कहा था? सईद ने इस बात का पर्दाफाश किया कि कैसे पश्चिमी साहित्य, कला और राजनीति ने जानबूझकर पूर्व को सभ्यताविहीन, रहस्यमय और पिछड़े के रूप में चित्रित किया। इस कहानी को इतनी बार दोहराया गया कि इसे सच मान लिया गया, ताकि पश्चिम ये तर्क दे सके कि पूर्व के लोगों को खुद पर शासन करना नहीं आता और उन्हें पश्चिमी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और फ्रांस फैनन जैसे विचारकों ने इसके खिलाफ एक मानसिक आज़ादी की बात की है ना। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपनिवेशवाद से मुक्ति का मतलब सिर्फ विदेशी सेनाओं को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उस सोच से मुक्त करना है जिसने आपको खुद को कमतर समझना सिखाया था। एकदम सही। और ये प्रतिरोध केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं था। शीत युद्ध के दौरान यूरोप के अंदर से भी एक मजबूत आवाज उठी। अच्छा, यूरोप के अंदर से? हाँ, ईपी थॉम्सन और उनके ईएनडी यानी यूरोपियन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आंदोलन ने दोनों महाशक्तियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये साहसिक तर्क दिया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की हथियारों की दौड़ असल में बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि वे दोनों महाशक्तियां अपने ही नागरिकों को डराकर सत्ता में बने रहने का खेल खेल रही हैं। बहुत ही गहरी बात है। उन्होंने नागरिकों से इस सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अस्वीकार करने का आह्वान किया। और अगर हम आज के नव उदारवादी युग की बात करें, जहां मुक्त व्यापार और कॉरपोरेशंस का राज है, तो स्रोतों में मेक्सिको के चियापास में हुए ज़पाटिस्टा आंदोलन का जिक्र है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। हाँ, 1994 की बात है। जिस दिन नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ, सब कमांडेंट मार्कोस के नेतृत्व में स्वदेशी लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अगर हम देखें तो ज़पाटिस्टा आंदोलन की सबसे खास बात उनकी रणभूमि थी। उन्होंने इस लड़ाई को केवल बंदूकों से नहीं लड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि सैन्य रूप से वो हार जाएंगे। तो क्या किया? इसके बजाय उन्होंने फैक्स मशीनों, इंटरनेट के शुरुआती स्वरूप और जनसंचार का इस्तेमाल किया। मार्कोस ने पूरी दुनिया के सामने ये नैरेटिव रखा कि कैसे मुक्त व्यापार के नाम पर चियापास जैसे गरीब राज्यों के संसाधनों को लूटा जा रहा है। उन्होंने ऊपर से थोपे गए नव उदारवादी नक्शे को जमीनी स्तर से चुनौती दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो नक्शे पर महज कोई बिंदु या आंकड़ा नहीं है, वे जीवित इंसान हैं जिनकी अपनी एक आवाज है। उन्होंने सत्ता के इस बड़े खेल में खुद को कुचले जाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। यदि हम आज के इस गहन अध्ययन का सार निकालें तो वो ये है कि भू राजनीति कोई अकाट्य सत्य या प्राकृतिक नियम नहीं है। ये निरंतर संघर्ष, दावों और विमर्श की एक प्रक्रिया है। सही बात है।
और यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हमने स्रोतों से जिन भी विचारों पर बात की, चाहे वे हंटिंगटन और लुटवाक के दक्षिणपंथी विचार हों या फैनॉन और वंदना शिवा के वामपंथी विचार, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल सूचना देना था, किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं। ये स्पष्ट करना था कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो दुनिया को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, और जो सत्ता से बाहर होते हैं वे लगातार उन परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। ये सत्ता और ज्ञान का एक अनथीन और सम्मोहक खेल है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे विचार पर रुकें जो हमारे स्रोतों के बिल्कुल अंत में छिपा है, लेकिन जो हमारे भविष्य की ओर इशारा करता है। हाँ, आप विशेषज्ञ टिमोथी ल्यूक की क्रोनोपॉलिटिक्स की अवधारणा की बात कर रही हैं। बिल्कुल। हम सबके सोचने के लिए यहाँ एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, आज के युग में जहां डेटा, पैसा और सूचनाएं प्रकाश की गति से फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं, तो क्या भविष्य के भू राजनीतिक नक्शे राजनेताओं या जनरलों द्वारा खींचे जाएंगे, या वे एल्गोरिदम और साइबर नेटवर्क द्वारा खींचे जाएंगे? एकदम सही। जब सत्ता का असली खेल भौतिक जमीन से उठकर क्लाउड सर्वर और डिजिटल नेटवर्क में चला जाएगा, तो क्या ये पुरानी भौगोलिक सीमाएं पूरी तरह से अपना अर्थ खो देंगी? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, हम उसी एक्सरे मशीन और उसी नक्शे की बात पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, चक्र पूरा हो गया। हमने देखा कि कैसे वो नक्शा पहले प्राकृतिक पहाड़ों से हटकर साम्राज्यों की खींची लकीरों में बदला, फिर वो वैचारिक रंगों में रंगा गया, फिर वो व्यापारिक रास्तों और पर्यावरण के दावों में बदला, और अब शायद वो नक्शा पूरी तरह से अदृश्य हो रहा है, एक ऐसी डिजिटल कोडिंग में बदल रहा है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन एक बात पक्की है, खेल का बोर्ड चाहे लकड़ी का हो, कागज का हो या डिजिटल पिक्सेल्स का, सत्ता का वो खेल और उस खेल को चुनौती देने वालों की कहानी हमेशा जारी रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उस नए नक्शे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल विषय को समझने के सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।